नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। पूर्व पश्चिम में आज की दो बड़ी खबरों का सबसे पहले जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में गरीबों के कल्याण के लिए एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्यासे बुंदेलखंड को पानी की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में कहा कि कोरोना कम नहीं हो रहा, लेकिन सामने मौसम त्योहारों का भी है। ऐसे में देश के गरीब तबके की मदद जरूरी हो जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने 30 नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण विस्तार योजना का जो विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत देश की 80 करोड़ गरीब जनता के लिए मुफ्त राशन देने का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक परिवार को 5-5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। इसके साथ ही हर परिवार को 1-1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कोरोना काल में लापरवाही को लेकर भी लोगों को हिदायत दी और खासतौर पर कंटेनमेंट जोन में विशेष सतर्कता रखने की सलाह दी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में 2185 करोड़ की 12 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की शुरुआत की है। जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। आपको याद होगा, फरवरी 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी झांसी में आए थे। तब उन्होंने बुंदेलखंड पाइप पेयजल योजना का शिलान्यास किया था और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से आज बुंदेलखंड के हम लोगों ने पहले चरण के इन 3 जनपदों में पाइप पेयजल की इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। यानी इनका कार्य यहां पे प्रारंभ होने जा रहा है और आगामी 2 वर्ष के अंदर यहां के हर ग्राम पंचायत में हर घर नल की प्रधानमंत्री जी की इस योजना को हम यहां पर साकार करके बुंदेलखंड की प्यास को, जो सूखे की एक अभिशाप से झेलता था, आज उसे मुक्त करने के लिए यहां के लोगों के कदम से कदम में मिला करके हम सब आपके बीच यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। पिछले कई दिनों से यूपी के कई जिलों में किसानों की फसलों का दुश्मन बने टिड्डियों के दल के खात्मे का उपाय आगरा ने ढूंढ लिया है। यहां सरकार की तरफ से तैयार की गई टीम ने टिड्डियों को मार गिराने के लिए ड्रोन का उपयोग किया। आखिर ड्रोन ने कैसे रातों रात लाखों टिड्डियों को मार गिराया, इस रिपोर्ट में देखिए।
ताज नगरी आगरा में ड्रोन से कुछ इसी तरह दवा का छिड़काव कर बड़े पैमाने पर टिड्डियों को खत्म कर दिया गया। काफी देर तक यहाँ ड्रोन से किसानों के लिए आतंक बने इन टिड्डियों पर दवा का इसी तरह छिड़काव किया जाता रहा। कुछ ही देर में टिड्डियों पर दवा का सटीक असर हुआ और फिर वे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। अनुमान के मुताबिक ड्रोन हमले से यहाँ मौजूद करीब 60 से 70% टिड्डियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें कि इन टिड्डियों ने आगरा के सेंट पीटर स्कूल क्षेत्र, पालीवाल पार्क विश्वविद्यालय क्षेत्र और नूनहाई क्षेत्र में दहशत फैला रखी थी, जिसके खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की टीम ने ड्रोन से दवा का छिड़काव करने का फैसला लिया था। आज 8-9 बजे के करीब यहाँ रात में टिड्डी दल सेटल हुआ था। अचानक तेज हवाओं के रुख बदलने के कारण ये टिड्डी दल फिरोजाबाद से इधर आ गया और हम लोगों ने आज रात भर यहाँ पे फायर ब्रिगेड और ट्रैक्टर स्प्रेयर के माध्यम से स्प्रे किया है और अभी भारत सरकार की टीम भी हमारे साथ आ गई है और उनके 4 ड्रोन लगातार स्प्रे कर रहे हैं। जो भी अभी टिड्डी दल ऊंचाइयों पर बैठे हैं उस पर ड्रोन द्वारा उनको मारा जा रहा है और हमने लगभग जो दल आया था इसका 70% यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। मेजर कंसंट्रेशन इसका सेंट पीटर कॉलेज, ये पालीवाल पार्क और चमड़ा शोध संस्थान नुनहाई और वाटर वर्क्स में था। तो इन क्षेत्रों में जाकर गहनता से टिड्डी दल को मारा गया है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों में प्रदेश के कई और जिलों में टिड्डियों ने खौफ मचा रखा है, किसानों को परेशान कर रखा है। इनके हमले ने प्रशासन की नाक में दम कर रखा था। किसान और प्रशासन इनके खिलाफ कई तरह के अभियान चला चुके हैं। कई बर्तन बजाए गए तो कहीं दुआ की गई तो कहीं फसलों और पेड़ों पर पानी की बौछारें की गई, लेकिन टिड्डियों का आतंक फिर भी कम नहीं हुआ। फिरोजाबाद, कानपुर के अलावा कई जिलों से आई ताज़ा तस्वीरों से जाहिर होता है कि टिड्डियों की दहशत अभी बनी हुई है। लिहाजा ऐसे में आगरा का ऑपरेशन टिड्डी एक मॉडल की तरह माना जा सकता है। ड्रोन से दवा का छिड़काव करके फसलों के इन दुश्मनों को एक बार में अधिक से अधिक संख्या में खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी प्रकार के ऑपरेशन टिड्डी चलाए गए हैं उनमें यही अभी तक सबसे कारगर साबित हुआ है। एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी टिड्डी दल के खात्मे के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रेटर नोएडा से एक हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के बाड़मेर के लिए रवाना किया। कृषि मंत्री ने बताया कि अभी टिड्डियों से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार लगातार मुस्तैद है और कार्य कर रही है। आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार भारत में कीटनाशक दवा के छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है और यही वो हेलीकॉप्टर है जो राजस्थान के लिए रवाना किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह भी बताया कि इस संबंध में एयरफोर्स से भी बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी का मामला भी थमा नहीं है। अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आने के बाद वाराणसी में भी इसकी जांच जारी है। इस जांच में अभी तक 4 लोगों को बर्खास्त किया गया। इसके साथ ही साथ 18 लोगों के दस्तावेज में गड़बड़ी की आशंका पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि जौनपुर और आजमगढ़ में भी अनामिका शुक्ला की तर्ज पर प्रीति यादव के नाम पर 2 जगह नौकरी का मामला सामने आया। इसके बाद प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों के अभिलेखों की जांच के निर्देश दिए थे। इसके तहत जांच जारी है और वाराणसी मंडल में वाराणसी में 5, चंदौली में 1, जौनपुर में 2 और गाजीपुर में 4 लोगों पर FIR दर्ज करके उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इसी क्रम में वाराणसी में 18 ऐसे मामले सामने आए जिसमें आरक्षण कोटे को आधार बनाकर दुरुपयोग करने का मामला भी सामने आया है। अभी पूरे प्रदेश में 192 प्रकरण आए जो कि एक ही पैन कार्ड, एक ही आधार कार्ड से अलग अलग ज़िलों में नौकरी कर रहे हैं। अपने जनपद में वाराणसी में भी 6 प्रकरण ऐसे आए हैं जिसकी हम लोगों ने सुनवाई की है, जांच की है। अभी हमारे वित्त एवं लेखाधिकारी ने बताया कि 27 लोग जनपद में ऐसे हैं, या तो जिनका पैन कार्ड बदला गया है या एक ही पैन कार्ड पे 2 लोग काम कर रहे हैं। ऐसे भी प्रकरणों की हमारी जो जांच समिति हमने बनाया है, उसके DP सिंह, श्री अस्कंद गुप्ता जी और राम टहल जी, हमारे 3 खंड शिक्षा अधिकारियों की समिति है, वो जांच कर रही है। इसी तरह की इसी समिति ने जांच करके कस्तूरबा में 12 लोगों को ऐसा चिन्हित किया है जो कि या तो कोर्ट रचित दस्तावेज के आधार पर या गलत तथ्यों के आधार पर या आरक्षण के नियमों की हेराफेरी करके उन्होंने चयन प्रदान ले लिया है।
हम उनको भी शोकॉज नोटिस जारी कर चुके हैं, उनके प्रमाण पत्रों की जांच करा रहे हैं और जांच रिपोर्ट जैसे ही फाइनल होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, FIR होगा, रिकवरी होगी। सरकारें भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती हैं, लेकिन अधिकारी घोटाले को अंजाम देने से बाज नहीं आते। यही वजह है कि बस्ती में आसरा आवास योजना अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सरकार ने नगर पालिका और नगर पंचायतों में आसरा आवास योजना के तहत भवन बनाकर गरीबों को बांटने की योजना शुरू की थी। आपको बता दें कि बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह ने खुद इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया है और नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आसरा आवास की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करते हुए प्रकरण की जांच कराने की बात कही है। देखिए, आवंटन से पहले ही पिछले हफ्ते हम लोगों ने हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ अनियमितताएं शायद आवंटन में प्रतीत हुई हैं और उन्हीं के संबंध में जो आवंटन होना था पिछले हफ्ते उसको रद्द कर दिया गया था और इसकी एक समिति बना दी गई है। इस हफ्ते इनकी घर घर जाकर पात्रता की जाँच की जाएगी और उसके बाद जो पात्र व्यक्ति होंगे सिर्फ उन्हीं को आवंटन किया जाएगा। सर, इससे पहले भी 47 लोगों को आवास आवंटित कर दिया गया है, तो क्या उस पर भी जांच बैठेगी कि नहीं? पहले जिनको आवंटन हो गया उनकी जांच हो चुकी है, पात्र पाए गए हैं, उसी के बाद आवंटन हुआ है। इनका जो अभी मेरे ख्याल में 35 के आसपास लोग हैं जिनके आवंटन संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी मेरे ऑफिस में और उसी के बाद निर्णय लिया गया कि इनकी दोबारा से एक बार अच्छी तरह जाँच हो जाए, उसी के बाद आवंटन की प्रक्रिया को किया जाए। मानसून में गाजियाबाद नगर निगम आम लोगों की सेहत और पर्यावरण के लिए खास पहल करने जा रहा है। नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को इसके लिए पूरी तैयारी करने को कहा है और यही वजह है कि उद्यान विभाग ने बागवानी में काम आने वाले औजार की खरीदारी शुरू की है और नगर निगम के नर्सरी में अधिक से अधिक पौधे तैयार किए जा रहे हैं। नगर निगम की योजना के मुताबिक शहरी क्षेत्र में कुछ ऐसे पार्क विकसित किए जाएंगे जहां सघन वृक्षारोपण होगा, जिसमें फलदार और छायादार पौधे लगेंगे। हरियाली के माध्यम से सौंदर्यीकरण होगा और वो लोगों में इम्यूनिटी के लिए भी लाभकारी होगा। इसके लिए गिलोय, तुलसी और नींबू के पौधे लगेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर आम आदमी को अपने घर के पास ही ये सब कुछ मिल पाए। गौरतलब है कि नगर निगम को 40,000 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला था, लेकिन निगम इसे दोगुने से भी अधिक 94,000 पौधे लगाने जा रहा है। नगर निगम को जो लक्ष्य मिला था प्रारंभिक रूप में 40,000 का मिला था, हम लोगों ने 94,000 पौधे लगाने की एक व्यवस्था की है और उसमें विभिन्न पार्कों में हम लगाएंगे और उन एरिया को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहां वृक्षारोपण नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया में कई ऐसे पार्क हैं जिनका हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। सौर ऊर्जा मार्ग, उसमें अच्छे छायादार वृक्ष लगाएंगे क्योंकि एयर क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है। और बात उन्नाव की, जहां पर 102 एम्बुलेंस सेवा ठप होने से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में अफरा तफरी का आलम है। दरअसल एम्बुलेंस चालक भुगतान नहीं होने से नाराज हैं और उसके चलते मरीजों, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में इन एम्बुलेंस को सोमवार दोपहर इसी तरह खड़े कर इनकी सेवा ठप कर दी गई और इसके सभी 45 चालक हड़ताल पर चले गए। इनके हड़ताल पर जाने से अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था में अफरा तफरी फैल गई है। चालकों की शिकायतें कई हैं, जिनमें भुगतान नहीं मिलना तो है ही, साथ ही ठेका कंपनी द्वारा शोषण किया जाना भी शामिल है। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि सैलरी नहीं मिलने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। सर, ये हम लोगों ने इसलिए रोकी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ कंपनी के ऊपर एक आरोप है जो कि इसमें 2 अधिकारी जो पाए गए हैं वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त। इनकी वजह से ही हम लोग की सैलरी हर महीने कटौती पूर्ण आती है और लेट आती है। हमारी मांग ये है कि हमारी जो सैलरी है समय पर आनी चाहिए और जो सैलरी बिना कहे, बिना किसी रीजन की कटौती पूर्ण की जाती है, इसका हमें जवाब दिया जाए और सैलरी हमें पूरी दी जाए। आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए सरकार की तरफ से निशुल्क 102 एम्बुलेंस सेवा की सुविधा दी गई है। इसका संचालन GMV के नाम की कंपनी करती है। चालकों की हड़ताल से कंपनी के मैनेजर भी चिंता में आ गए हैं। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। जो जिनकी सही में सैलरी कटी है, जिनको 30 दिन काम करना चाहिए था, वो 30 दिन से कम दिवस में कार्य किया है। अपने 2 ड्राइवरों का एडजस्टमेंट कुछ लोग 15 और 30 का खेल करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है
उसकी स्टेट में बातचीत चल रही है। आज शायद स्टेट में संज्ञान में आया कि बैठक भी हो रही है 102 एम्बुलेंस को लेके। अब वहाँ पे क्या नतीजा निकलता है इनकी सैलरी के विषय में, ये कल तक लगभग फाइनल हो जाएगा। कोरोना काल में 102 एम्बुलेंस सेवा का ठप हो जाना जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन ये मामला केवल यहीं तक सीमित नहीं है। कन्नौज में भी सोमवार को 102 एम्बुलेंस कर्मी समय पर पूरा भुगतान नहीं मिलने और ठेका कंपनी के शोषण से परेशान होकर हड़ताल पर चले गए। एम्बुलेंस चालकों ने यहां पर कंपनी के कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप भी लगाए। एबीपी गंगा के लिए उन्नाव से आशीष गौड़ की रिपोर्ट। बलिया में समाजवादी पार्टी के 4 नेताओं पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये चारों नेता सपा के पूर्व मंत्री जियारुद्दीन रिजवी, जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष आद्या शंकर यादव और संग्राम सिंह यादव हैं। इनको सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के भ्रष्ट एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर बिना किसी पूर्व सूचना और बगैर किसी अनुमति के जुलूस निकालना महंगा पड़ गया। दरअसल ये सारे नेता अपने तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ डीएम कार्यालय पर शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। और उसके बाद तस्वीर आप देखिए, यही वो तस्वीर है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। हालांकि एसडीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और यही इन पर भारी पड़ गया। इन्होंने न तो मास्क इन्होंने पहना, न ही आपस में दूरी बनाई। पुलिस ने इनके साथ साथ 40 और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया है और महामारी के खतरे का ख्याल नहीं रखा है। तो सपा नेताओं पर केस दर्ज हुआ। एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने गए थे, लेकिन महामारी एक्ट में खुद ही निपट गए और 4 बड़े नेताओं के साथ ही साथ 40 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और इन पर धारा 144 का उल्लंघन, साथ ही साथ महामारी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।